सेकंड चैप्टर 2.1 प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व के बारे में बातचीत होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के हैं तथा हर तरह के संगठन में लागू होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट are of universal nature and apply to every type of organization. These words were quoted by Henry Fayol. प्रबंध के सिद्धांत और पद्धतियों की बात करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध की पद्धतियों से अलग हैं। प्रबंध के सिद्धांत निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि पद्धतियां उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां होती हैं। जैसे आदेश की एकता एक सिद्धांत है, जबकि आधुनिक मशीनों से उत्पादन करना एक पद्धति है। पद्धति का प्रयोग करते समय सिद्धांतों की मदद ली जाती है। विभिन्न विद्वानों ने सिद्धांत को अपने तरीके से परिभाषित किया है। जी.आर. टेरी के अनुसार सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू द थॉट और एक्शन। जी.आर. टेरी कोटेड दीज वर्ड्स। कुंट्स और ओडोनल ने प्रबंधकीय सिद्धांतों की परिभाषा इस प्रकार से दी है। प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। कुंट्स एंड ओडोनल के शब्द हैं ये। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ general validity which have value in predicting the result of management action. प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ? How principles of management are derived. प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति निम्नलिखित दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के आधार पर। इस पद्धति के अंतर्गत प्रबंधक कार्य के दौरान उपस्थित हुई किसी विशेष घटना का अवलोकन एवं विश्लेषण करता है, अर्थात वह बार बार उत्पन्न होने वाली किसी समस्या को गहराई से देखता है, उसके कारणों की खोज करता है और समाधान ढूंढता है। उदाहरण के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत हमें बताता है कि यथासंभव संपूर्ण कार्यों को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकुशलता बढ़ती है। इस सिद्धांत का उद्गम उस समय हुआ होगा जब किसी प्रबंधक ने ऐसा महसूस किया होगा कि कार्य विभाजन से कार्यकुशलता बढ़ती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। इस पद्धति के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांत को खोजने के उद्देश्य से एक शोधकर्ता द्वारा प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए लोगों के दो ऐसे समूहों की कार्यकुशलता की तुलना की गई जिनमें पहले समूह का एक बॉस था जबकि दूसरे ग्रुप के दो बॉस थे। जब ऐसा पाया गया कि पहला समूह बढ़िया काम कर रहा है तो आदेश की एकता के सिद्धांत का उद्गम हुआ। सिद्धांत एवं प्रबंध के सिद्धांत
शब्दों की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति एवं आवश्यकता के बारे में बातचीत होगी। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पहला पॉइंट है सार्वभौमिक अनुकूलता, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सार्वभौमिकता का अभिप्राय उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों यानी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक में समान रूप से लागू होती है, और प्रबंध के सिद्धांतों में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक, औद्योगिक उपक्रम तथा गैर व्यावसायिक संस्था जैसे शिक्षण संस्थाएं, सरकारी कार्यालय, खेल का मैदान, कृषि फार्म, सेना क्लब एवं अन्य सामाजिक संस्थान सभी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लगभग एक समान सिद्धांतों को अपनाना होता है। सेकंड वन इज जनरल गाइडलाइंस, सामान्य मार्ग निर्देशन। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं है। भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांतों को जैसे लिखा गया है वे उसी भांति पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं, जबकि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्ग निर्देशन, जनरल गाइडलाइंस के रूप में होते हैं और इनको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। अब यहां पर बात हो रही है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति के बारे में, और जानते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या रहेगा। अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रबंध के सिद्धांत पेशेवर लोगों के सामने उपस्थित हुई अनेक समस्याओं के परिणाम हैं। प्रोफेशनल आदमी जो काम कर रहे थे उनके सामने काम करते हुए समस्याएं उत्पन्न हुई। पहले समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनके समाधान का प्रयास किया गया, और इसी प्रयास में अनेक रिसर्च वर्क संपन्न हुए और फाइनली सॉल्यूशन ढूंढ लिए गए। इस प्रकार अभ्यास द्वारा ढूंढे गए सॉल्यूशंस को ही हम प्रबंध के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत खोजने के उद्देश्य से शोधकर्ता प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। उदाहरण के लिए आदेश की एकता के सिद्धांत का उद्गम इस प्रकार हुआ होगा। लोगों के दो ऐसे समूहों की तुलना की गई होगी जिनमें पहले समूह का एक बॉस तथा दूसरे समूह के दो बॉस रहे होंगे। तो निश्चित रूप से जहां पर एक ही बॉस आदेश देगा वहां पर कार्य अच्छी तरह से संपन्न होगा, और जिस ग्रुप के दो बॉस थे वहां पर असमंजस की स्थिति पैदा हुई कि एक की बात को माना जाए या दूसरे की बात को माना जाए, तो वहां पर परिणाम अच्छे नहीं रहे होंगे। चौथा है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध हैं वे अंतिम सत्य के रूप में नहीं हैं। जैसे जैसे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं, तो पुराने सिद्धांतों में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। अतः प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति के हैं। उनकी जो नेचर है वो स्थायी नहीं है, वो गतिशील है। अर्थात ये परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। पांचवा पॉइंट मुख्यतः व्यवहारात्मक, मेनली बिहेवियरल। प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से है। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से मानव का ही प्रबंध किया जाता है, ह्यूमन मैनेजमेंट। और मानव एक सामाजिक प्राणी है जिसकी अपनी इच्छाएं, स्वभाव, अपेक्षाएं होती हैं, अर्थात उसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। यही कारण है कि प्रबंध के सिद्धांत
मानवीय व्यवहार से प्रभावित होते हैं और कई बार यही मानवीय व्यवहार प्रबंध के सिद्धांतों के बीच में अवरोधक बनकर खड़ा हो जाता है, हिंड्रेंस बनकर खड़ा हो जाता है। उदाहरण लेते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क। कुशलता वृद्धि के लिए अपनाया जाता है, लेकिन एक ही काम को बार बार करते रहने से व्यक्ति उबने लगता है। यही तो मानवीय व्यवहार है और कार्यकुशलता कम हो जाती है। अतः प्रबंध के सिद्धांतों की सीमित उपयोग होने की प्रकृति है। लिमिटेड नेचर हुआ इनका, इनके जो यूज का नेचर हुआ वो लिमिटेड हुआ। 6th पॉइंट, कारण व परिणाम संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम के संबंध स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में बांट दिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार काम सौंप दिया जाए तो कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। यहां काम का बंटवारा कारण है और कार्यकुशलता में वृद्धि परिणाम। ये कॉज और इफेक्ट की बात हुई। तो प्रबंध के अन्य सिद्धांत भी इसी प्रकार कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। 7th और आखिरी जो पॉइंट रहेगा इसमें डिस्कशन का वो है कॉन्टिंजेंट, अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, अतः परिस्थितियों के अनुसार ही इन्हें लागू करने अथवा ना करने का डिसीजन लिया जाता है। उदाहरण के लिए, कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को कुल काम का एक पार्ट असाइन किया जाता है करने के लिए और उसकी कुशलता में वृद्धि भी होती है। लेकिन यदि एक ही काम को बार बार करने से वह एम्प्लॉय तंग आ जाए तो इस सिद्धांत को लागू करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा, अतः इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व की, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व जो है, अब हम यहां पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास अनेक प्रोफेशनल लोगों द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर किया गया। ये सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में उसे कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलतियों को दोबारा न दोहराया जाए। इस प्रकार ठीक समय पर मार्गदर्शन हो जाने से संसाधनों के अपव्यय में कमी आती है। जो रिसोर्सेज का अननेसेसरी आप खर्च करेंगे वो कम हो जाता है और परिणामों को, रिजल्ट्स को मितव्ययी ढंग से प्राप्त कर दिया जाता है कम खर्चे में। उदाहरण के लिए, कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार एक जॉब को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग अलग अलग व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति बार बार उसी काम को करता है, उसका वो अभ्यस्त हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, जिससे काम को बढ़िया से और तेजी से करने लगता है। नतीजा लागतों में कमी आती है, जो कॉस्ट फैक्टर है वो कम हो जाता है और पूरी जॉब को कम खर्चे में समाप्त कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भौतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है। फिजिकल जो एसेट्स हैं उनमें आता है माल, मशीन, धन, और जो मानवीय संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, मानव शक्ति,
यहां पर काम करेगी। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि संसाधनों का अपव्यय रोकना, फिजूल खर्ची ना हो और इनका अनुकूलतम उपयोग करना ही है। और ऐसा तभी संभव है जब एक मैनेजर प्रबंध के सिद्धांतों को प्रैक्टिस में लाए। उदाहरण लेते हैं यहां यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार एक समय पर एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए। एक से अधिक बॉस होने पर असमंजस की स्थिति पैदा होती है। एक बॉस कुछ आदेश देगा, दूसरा कुछ और आदेश देगा और कर्मचारी असमंजस की स्थिति में होता है कि पहले की बात मानी जाए या दूसरे की बात मान ली जाए। नतीजा मानव शक्ति का हनन होता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि मानव संसाधन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, अनुकूलतम उपयोग हो, तो इस सिद्धांत का पालन करना ही होगा। इसी प्रकार अनेक दूसरे सिद्धांत अन्य संसाधनों में अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक निर्णय, साइंटिफिक डिसीजंस। वैज्ञानिक निर्णय का मतलब है एक बैलेंस्ड डिसीजन। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक ट्रेनिंग प्रदान करते हैं ताकि वे वैज्ञानिक या संतुलित निर्णय ले सकें। प्रबंध के सिद्धांतों के अभाव में प्रबंधकों को भूल एवं सुधार, ट्रायल एंड एरर पद्धति को अपनाना पड़ता है। इस पद्धति के अनुसार पहले कोई कार्य करके देखो, गलती होने पर पुनः दूसरे तरीके से करो। इस प्रकार जब तक भूल का सुधार ना हो जाए उसे करते रहो। यह पद्धति उपयुक्त नहीं है क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे इससे। अतः प्रबंधकों को सिद्धांतों की जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे वे साइंटिफिक डिसीजंस लेने के योग्य बनाते हैं। उदाहरण लेते हैं यहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह बताता है कि जब अधीनस्थ को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। ऐसा होने पर ही अधीनस्थ आवश्यकता पड़ने पर साइंटिफिक डिसीजन ले पाएगा। चौथा पॉइंट, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। व्यावसायिक यूनिट्स जो हैं वही जीवित रह सकती हैं, विकास कर सकती हैं, जो तेजी से बदलते वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। यहां व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र हैं, उत्पादन, विपणन, जिनमें दिन प्रतिदिन नई टेक्निक्स प्रवेश कर रही हैं और जो मैनेजर्स इस परिवर्तन को समय रहते भांप लेता है वही प्रतियोगिता का सामना करने में कामयाब रहता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में देशों ने, अलग अलग कंट्रीज ने अपने हिसाब से डिसीजंस लिए कि देश में कौन सी तिथि से लॉकडाउन और उस समय के मौजूदा हालात कैसे थे, वो कब लागू हुआ। तो जिन देशों ने समय रहते ये डिसीजन लिया कि लोगों की मूवमेंट्स नहीं होगी, जहां है वहीं रहेंगे, तो वो देश आज की तिथि में ज्यादा सुरक्षित हैं बजाय उन देशों के जहां पर उन्होंने उसको हल्के में लिया और आज वो उसके भयावह परिणाम भुगत रहे हैं। तो ये बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना, वो डिसीजंस लेने होते हैं, साइंटिफिक डिसीजंस लेने होते हैं। तो जो मैनेजर समय रहते भांप लेता है कि प्रतियोगिता, यहां पर प्रतियोगिता तो नहीं थी, यहां पर तो आपको फाइट करनी थी, और इस तरह से प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को इस चुनौती का सामना करने के योग्य बनाते हैं। यहां पर एक और उदाहरण है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता का सिद्धांत।
ये बताता है कि एक जैसे उद्देश्य वाली सभी क्रियाएं एक ही प्रबंधक के निर्देशन में संपन्न होनी चाहिए। ऐसा करने पर प्रबंधक अपने अधीन हो रही सीमित क्रियाओं में हो रहे परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी रख सकेगा। एक ही प्रबंधक के अधीन विभिन्न उद्देश्य वाली क्रियाएं किए जाने पर वह किसी भी क्रिया में हो रहे परिवर्तनों को भली प्रकार नहीं समझ पाएगा। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का यहां पर एग्जाम्पल कोट किया गया है। और फिफ्थ पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। अधिक कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर तथा हर समय उपलब्ध करा सकते हैं, अवेलेबल रहेंगी। उदाहरण के लिए उचित पारिश्रमिक, फेयर रेम्यूनरेशन का सिद्धांत कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देने की वकालत करके प्रबंध के कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करता है। छठा पॉइंट जो यहां पर डिस्कस होगा वो होगा प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभ शोधकर्ताओं को इनमें और अधिक सुधार की प्रेरणा देते हैं। प्रबंधकों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वे जाने अनजाने कुछ नया करने में लगे रहते हैं, अर्थात मैनेजर्स का शोध एवं विकास का दृष्टिकोण बनता जा रहा है। इससे प्रबंधकीय ज्ञान अधिक ठोस एवं वैज्ञानिक बनता है। प्रबंधक के सिद्धांत प्रबंधकों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रबंध के सिद्धांतों के फलस्वरूप प्रबंधकों के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए अनेक बड़ी कंपनियों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्थापित किए हैं। नतीजा विपणन, उत्पादन, वित्त आदि क्षेत्रों में अनेक नई पद्धतियां प्रकाश में आई। ये पॉइंट्स यहां पर इस संदर्भ में डिस्कस किए गए। अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फ्योल ने हमें दिए। हेनरी फ्योल 1841 से 1925 तक फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति, और इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों और तत्वों, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य हैं और कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, जबकि प्रबंध के तत्व इसके कार्यों की ओर संकेत करते हैं। प्रबंध सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए फ्योल ने दो बातों पर ज्यादा जोर दिया है। पहला, प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुझावात्मक होनी चाहिए, सजेशंस के रूप में होनी चाहिए, और केवल ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में लागू होते हैं, इंप्लीमेंट होते हों। दूसरी बात जो हेनरी फ्योल साहब ने कही वो ये कि प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, यानी आवश्यकता पड़ने पर उनमें आसानी से चेंजेस लाई जा सकें। तो फ्योल द्वारा जो प्रस्तुत 14 सिद्धांत हैं, इस कड़ी में उनका पहला सिद्धांत था डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। यहां पर फ्योल का सिद्धांत वही चर्चा करता है कि पूरे काम को अनेक छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार काम आवंटित कर देना चाहिए, कार्यभार सौंप देना चाहिए।
ना कि एक ही व्यक्ति को पूरे का पूरा काम असाइन करना चाहिए। जब एक व्यक्ति बार बार संपूर्ण कार्य के पूरे काम के एक हिस्से को बार बार करेगा तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, और एक्सपर्ट हो जाने पर स्पेशलाइजेशन विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। यहां हम एक उदाहरण कोट करते हैं कि एक फर्नीचर निर्माता को 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का आदेश प्राप्त होता है। लेट अस से उसे 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का ऑर्डर मिलता है और उसके पास 5 कारीगर हैं जो इस काम को करेंगे। यह आदेश पूरा करने के 2 तरीके हैं। पहला, प्रत्येक कारीगर को 20-20 लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए दे दिए जाएं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह हुआ कि लेक्चर स्टैंड के विभिन्न भागों, लेट अस सपोज जैसे उसकी टांगे हैं, लेग्स हैं, ऊपर का बोर्ड, टॉप बोर्ड है, और सेंटर की जो सपोर्ट है, मध्य की सपोर्ट, और अगला काम यहां पर असेंबलिंग का है, एकत्रीकरण का, और 5वां और आखिरी काम है उन लेक्चर स्टैंड्स को पॉलिश करना। ये 5 कारीगरों में इस ढंग से बांट दें कि एक कारीगर पूरे 100 लेक्चर स्टैंड्स के लिए एक ही काम करे। जो लेग्स बना रहा है वो उस लेक्चर स्टैंड की लेग्स ही तैयार करेगा, जो ऊपर का टॉप बोर्ड बना रहा है वो टॉप बोर्ड ही बनाएगा 100 के 100 का। एक कारीगर जो है वो उनमें पॉलिश ही करेगा। तो ये दूसरा तरीका है। और यहां पर श्रम विभाजन का सिद्धांत केवल श्रमिक वर्ग पर ही लागू नहीं होता, बल्कि यह मैनेजरियल लेवल पर भी लागू होता है। यहां पर उदाहरण लेते हैं कि जब एक मैनेजर को एक ही डिपार्टमेंट की एक जैसी एक्टिविटीज को लगातार करना पड़ेगा तो वह भी अपने कार्य का एक्सपर्ट बन जाएगा, और नतीजा क्या होगा कि कम समय में अधिक व लाभदायक निर्णय लिए जा सकेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये जो पहला सिद्धांत है इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं, धनात्मक प्रभाव क्या हैं। स्पेशलाइजेशन के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे काम की जो किस्म है उसमें वृद्धि होती है, उत्पादन की गति में वृद्धि होती है, प्रोडक्शन तेजी से होता है, संसाधनों के अपव्यय में कमी आती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत कम होता है, और दूसरा यहां पर कर्मचारियों की कार्यकुशलता में, एफिशिएंसी में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं। और आइए जाने कि इसके जो वायोलेटिंग इफेक्ट हैं, अवहेलनात्मक प्रभाव हैं, वो क्या हो सकते हैं। ये जो ऊपर हमने 2 पॉजिटिव इफेक्ट कहे ये समाप्त हो जाएंगे, यानी स्पेशलाइजेशन के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आएगी। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत है हेनरी फ्योल का, उन 14 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चलने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है और उस काम के परिणाम के प्रति हम उसको उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हैं, तो ऐसा तभी संभव है यदि उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाएं, अथॉरिटी भी दी जाए उस आदमी को। अधिकारों के अभाव में किसी व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा। फ्योल के शब्दों में अगर हम कहें
तो अधिकारों का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। यह अधिकार का स्वाभाविक परिणाम और आवश्यक रूप से अधिकार का ही दूसरा पहलू है, तथा जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्व का जन्म खुद ब खुद स्वतः ही हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बिक्री प्रबंधक यानी सेल्स मैनेजर का अगले साल का जो बिक्री लक्ष्य है वो पूर्व वर्ष से, पिछले वर्ष से डबल कर दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक बिक्री प्रतिनिधि लगाने, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लगाने, आवश्यकता अनुसार विज्ञापन करने आदि के अधिकार देने होंगे। ऐड भी चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी चाहिए, तभी यह संभव हो जाएगा। इनके अभाव में लक्ष्य पूरा ना होने पर बिक्री प्रबंधक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अधिकारों का आवश्यकता से कम होना और आवश्यकता से अधिक होना, दोनों ही स्थितियां अवांछनीय हैं। अब ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक और कर्मचारियों के साहस, कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है। इसके वायोलेटिंग इफेक्ट की बात करें, अवहेलनात्मक प्रभावों की, आवश्यकता के अधिक अधिकार होने पर अधिकारों के गलत प्रयोग का डर रहता है। आवश्यकता से कम अधिकार होने पर लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई आती है और वांछित परिणाम प्राप्त ना होने पर अधीनस्थों को उत्तरदेयता निश्चित नहीं की जा सकती और कर्मचारियों के साहस में कमी आती है। तीसरा जो फ्योल का सिद्धांत है प्रबंध का, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अनुशासन होना आवश्यक है। फ्योल के अनुसार अनुशासन से अभिप्राय आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, अधिकारों के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी तथा निर्धारित नियमों का पालन करने, ऑब्जर्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रूल्स से है। सभी स्तरों पर अच्छी पर्यवेक्षण व्यवस्था प्रदान करके, नियमों की स्पष्ट व्याख्या करके एवं पुरस्कार व दंड पद्धति को लागू करके अच्छा काम करने पर पुरस्कार और कम काम या बुरा काम करने पर दंड, इस पद्धति को लागू करके अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। प्रबंधक स्वयं को अनुशासित करके अधीनस्थों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैनेजर्स खुद अच्छा काम करेंगे तो उनके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे को तोड़ते हैं तो यह आज्ञाकारिता का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार एक सेल्स मैनेजर को अधिकार प्राप्त है कि वह उधार बिक्री कर सकता है, लेकिन वह यह सुविधा आम ग्राहकों को ना देकर केवल अपने रिश्तेदारों और मित्रों को ही देता है। यह अधिकारों के प्रति श्रद्धा को अनदेखा करना है। ये दोनों उदाहरण अनुशासनहीनता का मैसेज दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है, अवांछनीय स्थिति नहीं है। तो ये जो डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं? अनुशासित संस्था की साख लोगों की नजरों में अधिक होती है, कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है और बेहतर श्रम प्रबंध संबंध कायम होते हैं। इसके वायोलेटिंग अवहेलनात्मक प्रभाव, संस्था की साख और कर्मचारियों की कुशलता में कमी आती है, अव्यवस्था का बोलबाला होता है और साथ ही साथ अविश्वास का वातावरण तैयार होता है। चौथा सिद्धांत जो हेनरी फ्योल जी ने दिया वो था आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार
प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई अधिकारी होंगे तो वह यह समझ नहीं पाएगा कि किसके आदेश को प्रायोरिटी के साथ माने और इस प्रकार वह अपने आप को भ्रम की स्थिति में पाएगा और ऐसी व्यवस्था के चलते अधीनस्थों की कार्यकुशलता कम होती है। दूसरी ओर एक से अधिक अधिकारी होने पर प्रत्येक चाहेगा कि पहले उसके आदेश का पालन हो और इसी ईगो के चलते उनमें झगड़े की संभावना रहती है। नतीजा कार्यकुशलता में कमी आती है। आदेश की एकता का जो सिद्धांत है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति पैदा नहीं होती, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी रहती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है और जो वायोलेटिंग इफेक्ट हैं इसके जो अवहेलनात्मक प्रभाव हैं, अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति पैदा करना, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में कमी, अधिकारियों की कार्यकुशलता में कमी, उत्तरदेयता निर्धारण में कठिनाई, अव्यवस्था का बोलबाला हो जाता है और अधिकारियों के अहम को ठेस पहुंचने से झगड़े उनकी संभावना होती है। तो हेनरी फ्योल के जो 14 सिद्धांत हैं उनमें आज हम यहीं तक 4 सिद्धांतों तक हमने चर्चा की। कल हमारा ये काम यहीं से आगे बढ़ेगा। आप इस लेक्चर के माध्यम से चीजों को सीखने में प्रयासरत रहें और मेरे चैनल टेक सिंह परमार को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसको सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन की वो घंटी भी दबा दें ताकि आपको जैसे ही नया लेक्चर डलता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।